एग्रीकल्चर समिट 2014 की इस खास पेशकश के सारे दर्शकों का स्वागत है। अज असी चौथे दिन की रिपोर्ट लैके दर्शकों के सामने हाजिर होए हैं। अपनी इस खास पेशकश के जरिए असी इन 4 दिनों में दर्शकों को इस समिट दी वख-वख गतिविधियों तो जाणू करवाते रहे हैं। इन 4 दिनों के वख-वख विषय के उपर चर्चा हुई तो एग्जीबिशन के नवीं मशीनां, खाद, बीज आदि देखने को मिले। चौथे दिन की खासियत रही है एक वड्डी डिबेट और चर्चा जिसकी चेयरमैन रहे ने पंजाब के मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ते डायस से मौजूद रहे ने पंजाब के नाल संबंधित मन्ने परमन्ने विज्ञानी जिन्होंने भारत की खेतीबाड़ी के क्रांतिकारी तब्दीलियां लियांदियां ने। सो इसे डिबेट की विशेष रिपोर्ट वाल तुहानूं लै चलदे हैं। मैं समझदा कि खेतीबाड़ी तरक्की वास्ते किसान की आमदनी वधे वो 3 हिस्से ने। पहला हिस्सा न्यू टेक्नोलॉजी, दूसरा शोर्ट मार्केटिंग एट लिमिटेड प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़, नॉट ओनली व्हीट एंड राइस। जी प्राइसेस कमोडिटीज़ ने फिक्स होंदियां वो इस वे गवर्नमेंट ने कर दी है, उस बारे में बाद जिक्र करूँगा। तीसरी चीज़ करने वाले अगे साढ़े डेयरी जो डेयरी की है। डेयरी वास्ते भी जिन्हें चेर दुध की कीमत प्रॉपर ना हो, डेयरी भी कामयाब करनी बड़ी मुश्किल है। और उस वास्ते मैं पहले सजेस्ट कर दें कि मेरे ख्याल से कोई पंजाब में कोई एक स्टैंडिंग कमेटी चाहिए है जी हर 6 महीने बाद मिल्क की प्राइस डिटरमिन करे। जे उन्होंने 6 महीने इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ गई है तो प्रपोर्शनली दुध का भाव बढ़ना चाहिए, नहीं तो डेयरी जिथे इन्नी इन्वेस्टमेंट होंगी जिम्मेदार की उत्थे उन्होंने कामयाबी नहीं मिलेगी। डिटेल च गल करने तो पहले मैं थोड़ा पंजाब की खेती का पिछोकड़ दसना चाहना। मैं 1949 महकमा ज़राअत खेती शुरू की, नौकरी शुरू की। उदों पंजाब के सिर्फ 38% रकबा से पानी लगता है। मेजोरिटी एरिया साडा बरानी सीगा, कणक भी बरानी सी, कणक में छोले बाग बीजते थे, कणक में सोहरा बाग बीजते थे। इधर साउथ वैस्ट से बाजरा बहुत होंदा सीगा या थोड़ी बहुत कपाह होंदी सी। खेतीबाड़ी की उपज बढ़ाने वास्ते 2 ही तरीके ने, एक तो या तो वो उपज बढ़ाई जाए, यील्ड बढ़ाई जाए, या रकबा बढ़ाया जाए। यील्ड बढ़ाने वास्ते नवी टेक्नोलॉजी देने वास्ते यूनिवर्सिटी ने मदद की, सरकार ने प्रायोरिटी दी एग्रीकल्चर रिसर्च नूं। एरिया बढ़ाने वास्ते जिम्मेदारों ने खर्च किया और बहुत खर्च किया। ट्यूबवैल लाए, जमीन डेवलप की, खर्चा किया। कुछ साल बाद वो पानी थले चला गया, उन्हें डूंगे ट्यूबवैल लाए, होर 80,000 1 लाख रुपया, कई लोगों ने ज़्यादा खर्च भी किया, उत्थे सबमर्सिबल पंप लाए। फार्मर की बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट सी जिहदे करके साढ़े डबल क्रॉपिंग हुई, यील्ड बढ़ गई क्योंकि टेक्नोलॉजी नवी आ गई। रिजल्ट यह है कि साड़ी प्रोडक्शन बढ़ गई और हिंदुस्तान नूं खुराक पंजाब ने दी। लेकिन क्या किसान नूं पूरे भाव मिले, चाहे उन्होंने आमदनी पूरी मिली, वो मैं समझदा नहीं मिली। मैं कई बार सोचदा कि असीं अपने पानी आ बड़ा सस्ता बेच दिता। फिर इन हालात में किया कि जाए, एक ही तरीका है कि किसी तरीके किसान की जो खर्चा है वो घट जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, या वो ऐसिया फसलें बीजे जिसकी आमदनी ज़्यादा हो सके। साढ़े इस वेले पंजाब दे विच बहुत मसले ने खेतीबाड़ी के, किसानों के मसले होर भी ज़्यादा ने, पर मैं 3 मसलों पर गल करनी चाहूँ तुहाडे नाल। पहला मसला तो यह है कि किसान की आमदनी किवें वधाई जाए, खासकर छोटे किसान की। साढ़े इत्थे 60% किसान ऐसे ने जिहड़े मैं समझदा छोटे किसान ने, उन्होंने आमदनी बहुत थोड़ी है। उन्होंने पर इन्ना कोई सरप्लस पैसा नहीं होंदा, जे घर च बीमार हो जाए या बच्चे को अच्छे स्कूल पढ़ाना हो, उन्होंने पैसा नहीं होंदा। बीमार हो जाए कर्जा लेना पैंदा, बीमारी का इलाज बड़ा महंगा, कर्जा काफ़ी हो जाता। आमदनी वधदी नहीं खेती विचों, वो कर्जा दे नहीं सकते, कई दफ़ा जमीन गहने रख के कर्जा वापस करना पैंदा, उसकी हालत होर खराब हो जाती।
ये मसले हल करने वास्ते बड़ी कोशिश की लोड़ है। और मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहना कि मैं बादल साहब नाल 1964 तो काम करता रहा। 1964 मेरी पोस्टिंग हुई जलंधर डिवीजन से, मैं उदों फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जाया करता सी। ये उदों की कोशिश कर किस तरीके नाल कि जिमीदार की खेती उपज किवें वधाई जाए, उसकी आमदनी किवें वधाई जाए। हुण भी मैं देखा पिछले 5-7 साल तो कि जदों साडा कोई खड़ोत आ गई आमदनी विच तो जरूर 5-7 दिन बाद जरूर डिस्कस करते हैं भी की किया जाए। सो सरकार हर तरह कोशिश करती है इस काम वास्ते, और हर मुमकिन जी तुम सिफारिश करो उन्होंने लागू करने वास्ते वो हर वक्त तैयार रहते हैं, करते हैं। छोटे किसान की आमदनी बढ़ाने का दो ही तरीके ने, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, वो नवीं फसलें बीजने का भाव अच्छा मिल सके, मार्केट कर सके, या वो हाई वैल्यू क्रॉस बीजन तो उसकी आमदनी बढ़ सकती है, या डेयरी फार्मिंग करन या कोई फिशरी करन, फिश फार्मिंग करन। हाई वैल्यू क्रॉप्स विचों बाग ला सकते हैं, लेकिन जो 5-4 एकड़ वाला जिमीदार है वो 5-4 साल इंतजार नहीं कर सकता, उसकी आमदनी 5-6 साल तो पहले होंगी नहीं। इस वास्ते वो इस काबल नहीं होंदा कि वो बाग ला सके। जिन्ना चिर असीं मदद ना करिए 5 साल वास्ते कि उन्होंने सस्ते भाव से कर्जा दिता जाए, फ्री इंटरस्ट से कर्जा मिल जाए, ताकि 5 साल बाद जो उनकी आमदनी शुरू हो फिर कर्जा वापस कर सके हो। पर वो नाल ही बड़ा जरूरी है कि अगर किसान सब्जियां या फल बीज लवे, ज़्यादा एरिया बीज लवे तो गलत आए का मार्केट जो बिक नहीं सकता, वो मार्केटिंग निज़ाम बड़ा जरूरी है। तो जिस तरह पहले अर्ज की कि इंश्योर्ड मार्केटिंग एक बड़ा बड़ा जरूरी मसला है जिसनों हल करने की बड़ी भारी लोड़ है। अगर छोटे किसान ने सब्जियां ते फल बीजने हैं तो कोई ना कोई तरीका लभना पऊ सानू कि जिथे असीं सब्जियां उसदियां अच्छे भाव से खरीद के स्टोर कर सके, कलैक्शन सेंटर होण, उत्थे कूल चेन होण, ताकि जदों अच्छा भाव होवे फिर खरीदण वाला वो बेच सके, तो खरीदण वाले जिन्होंने कंज्यूम करना उन्हें भी अच्छे भाव मिल सके सब्जी या फ्रूट, और जिमीदार नूं पूरे पैसे मिल सकन। मेरा निवेदन है कि गांव की आबादी सहित सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करके रजिस्ट्री का ऐसा सिस्टम कर दें कि जिस दिन रजिस्ट्रार रजिस्ट्री के कागज पर दस्तखत करे, खरीदने वाले को उसका अधिकार पत्र कानूनी मिले, उसमें मुकदमे की गुंजाइश नहीं रहे। और ये मॉडल्स उपलब्ध हैं इंग्लैंड की रजिस्ट्री में, मैंने खुद जाकर देखा, ये हो सकता है भारत में। दूसरी ये बात कहना चाहता हूं। तीसरी बात, छोटे साइज होने के कारण जब किसान का बेटा किसी सर्विस पर चला जाता है, चाहे वो चपरासी बने, बैंक में जाए, पुलिस में जाए, रेलवे में जाए या किसी और नौकरी में, हमारे खून में ये बात है कि हम अपनी जमीन के ऊपर अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। परंतु उस 2 एकड़ 1 एकड़ के ऊपर खेती कौन करे? तो उसके लिए हमने सुझाव दिया था एग्रीकल्चर कमेटी की रिपोर्ट में 1993 में, 1994 में, उसके बाद में जब मैं योजना आयोग में था उस समय भी, कि अपनी जमीन को पड़ोसी को पट्टे पर देने का अधिकार पत्र लीगलाइज कर दीजिए। ये कानून बादल साहब दिल्ली में बैठकर उन लोगों ने बनाया था जिनके बाप दादे ने कभी खेती नहीं करी। उसको लीगलाइज कर दीजिए, वो एनफोर्सिबल हो, किसान के ऊपर भी एनफोर्सिबल हो और जो दे रहा उसके ऊपर भी। उसका पीरियड मेंशन कर दीजिए, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दीजिए, एंड इन लीगल लैंग्वेज दैट शुड बी एन एनफोर्सेबल जस्टिशिएबल डॉक्यूमेंट। तो छोटे किसानी वाला आदमी जो बाहर चला गया, अपनी जमीन पड़ोसी को, अपने भाई को, चचेरे भाई को, ताया को, चाचा को देकर चला जाए, उसकी जमीन का अधिकार भी सुरक्षित रहे। हमारे यूपी में तो ऐसा बेहुदा कानून है, आपके यहाँ मुझे मालूम नहीं, कि अगर पट्टे की साबित हो गई 3 काश्त तो वो सरकारी जमीन हो जाती है। एक इस बात पर विचार करने की बात है, और आप आदेश करेंगे तो उसका जो विवरण है उसकी डिटेल्स बनाने का प्रयास अधिकारियों के साथ बैठकर कर सकते हैं। ये तो जमीन से संबंधित कुछ समस्या हुई। एक बादल साहब, हरित क्रांति तो ले आए हम और सारे विश्व में उसकी ख्याति हुई। एक समय ऐसा था 51 मिलियन टन अनाज हिंदुस्तान पैदा करता था और उसे शिप टू माउथ रजीम कहा जाता था।
अमेरिका के PL 480 के तहत अनाज से लदे हुए जहाज जब बंदरगाह पर लगते थे, जब करोड़ों लोगों के पेट में अनाज भेजने का इंतजाम होता था, उस समय पश्चिम के वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री ये भविष्यवाणी किया करते थे कि 1975 तक हिंदुस्तान फिर भुखमरी के कगार पर चला जाएगा, यहाँ उसी तरह के अकाल पड़ेंगे जैसे 1943 में बंगाल में पड़ा था, जिसने बंगालियों को भूखे बंगाली की संज्ञा दी। परंतु पंजाब ने उसमें अग्रणी भूमिका अदा की और आज हम इस साल सूचना यह है कि 263 मिलियन टन अनाज पैदा करने जा रहा है हिंदुस्तान, 5 गुना से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। परंतु है क्या? ये अनाज तो उत्पादन हो गया, 2 चीज केवल, गेहूं और चावल। आपके यहां के फोटो में देखिए मैंने, सड़ रहा है पड़े हुए, गरीबों के पेट में नहीं जाता। दूसरी तरफ दाल और खाद्य तेल हमें आयात करने पड़ रहे हैं। वो क्यों आयात करने पड़ रहे हैं, उसकी कुछ समस्याएं हैं। मैं 2010 में सर बादल साहब, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में टीचर भी रहे, प्रोफेसर, उन्होंने बुलवाया था, मुझे कहा कि मैं कृषि और दामों के बारे में, इन्फ्लेशन के बहुत चिंतित हूं। तो हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सर कहते तो सब हैं, करता कोई कुछ नहीं है। तो थोड़ा चिढ़ गए मेरी बात से। क्या मतलब है? तो बात तो लंबी है सर, एक बात का उदाहरण दूंगा। उस समय अरहर की दाल का भाव बाजार में 105 रुपए किलो था, 2009-2010 में, आपको याद होगा। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 2800 रुपए क्विंटल दिया था। जब मैं कृषि समिति में था भारत सरकार की, संसद की, उस समय हमने दाल के मिल मालिकों को बुलाकर उनसे पूछा कितना खर्चा आता है दाल बनाने में। तो सर उनका ऑफिशियल डिपोजिशन है हमारे सामने कि 8 से 10% खर्चा आता है। तो 28 रुपए की दाल आप 35 में बेच दीजिए, 40 में बेच दीजिए, 42 में बेच दीजिए, 50% मार्कअप करके सोने की प्लेटिंग कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर 105 रुपए में बेच रहे हैं। कैसे हो रहा है? एक तरफ तो कंज्यूमर मर रहा है, एक तरफ किसान को पैसा नहीं मिलता। तो बोले क्या करें? मैंने कहा साहब आप एक प्राइस बैंड सिस्टम अडॉप्ट कर दीजिए। और मुझे आश्चर्य होता है, इतने बड़े अर्थशास्त्री विश्व के प्रसिद्ध मनमोहन सिंह जी बोले ये क्या होता है? तो हमने कहा सर स्टॉक एक्सचेंज में तो आपने लगा रखा है, किसान पे नहीं लगाएंगे। जितना दाम किसान को मिले उससे 40% से ऊपर दाल नहीं बिकेगी। ये कानून 1966 की आवश्यक जिन्स कानून में आपके पास मौजूद है, कर दीजिए, कल दाम घट जाएगा। आप बताएं सर नहीं हो सकता? मैं तो सरकार में रहा हूं, मैं तो विश्वास से कह सकता हूं कि हो सकता है। तो मेरा ये निवेदन है सर कि दाम के विषय में जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर कलकट ने भी की, डॉक्टर ढिल्लों ने भी की, डॉक्टर हक ने भी की। डाइवर्सिफिकेशन तो कर दिया किसान ने। आपने गेहूं की कमी हुई तो पंजाब और भारत के किसान ने गेहूं का भंडार भर दिया। चावल की कमी हुई, चावल का भंडार भर दिया। फल और सब्जी कही तो उसका भंडार भर दिया। प्याज खत्म हो गई बारिश के कारण या सूखे के, तो आसमान सिर पे उठा लिया शहर के लोगों ने। और जिस बार किसान को अपना ट्रक लेके गुड़गांव और दिल्ली की मंडी में जाके ट्रक का भाड़ा नहीं निकलता, एक लाइन किसी अखबार में या किसी टेलीविजन में नहीं निकलती, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं करता। इन नुकसानों के लिए बीमे की व्यवस्था की गई थी। मैं तो उस समय मौजूद था सर कृषि मंत्रालय में, आपसे भी हमने चर्चा की थी। इंडिविजुअल फार्मर का जब तक आप बीमा नहीं करेंगे, ये सब कंपनियों के और अधिकारियों के और संवेदनहीन राजनीतिज्ञों की मिली भगत है कि साहब तहसील के स्तर के ऊपर नुकसान होगा तो आप आकलन करेंगे। जब आप जीवन बीमा, कार का बीमा, ट्रैक्टर का बीमा, दुकान का बीमा, मकान का बीमा इंडिविजुअल बेसिस पर कर सकते हैं, खेती का बीमा क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो वो खुद बनाया था NAIS, मेरी कलम का बना हुआ, नहीं लागू किया भारत सरकार। उसको पंजाब में पहल करें सर आप। दूसरा ये कि दिल्ली की मंडी आज़ादपुर एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट की मंडी है। मैं तो सर छोटा किसान हूँ, मेरे पिताजी के पास तो 10 एकड़ थी। यहाँ आपके यहाँ रिश्तेदारियाँ मेरे हैं सैकड़ों एकड़ वाले, भाग्यशाली हैं आप लोग। मेरी ससुराल वालों का अबूब शहर से किन्नौ जाता था। मैं मंडी चला गया एक बार, मेरा साला बीमार था। वहाँ तो 35 रुपये का कट्टा बिका किसान का। उसी समय 5 आदमी आए, रुमाल ढका हाथ के ऊपर और 60 रुपये भाव खोल के उन्होंने 25 रुपये कमा लिए 1 मिनट में। किसान की तो ऐसी तैसी हुई 1 साल। उसने जोत करी, खोदी करी, खाद डाला, दवा डाली, तोड़ा, बोरी में भरा, वहां लेके आया, पानी दिया, उसको तो 35 रुपया मिलता है।
और वो बदमाश बिचौलिया 1 मिनट में 25 रुपए लेके चला गया, 90 में उसने होलसेल डीलर को बेच दिया। शाम को मैं जाकर देखता हूं तो मार्केट में वही 120 से 140 रुपए मिल रहा है। क्या अन्याय है। मैंने तो सर उस दिन आपसे निवेदन किया था, बुरा मत मानिए, आप बुजुर्ग हैं, आप पिता की तरह हैं, आपके ऊपर अधिकार है हमारा शिकायत करने का। एयर कंडीशन मंडी आपने बना दी, उसके लिए बधाई, परंतु जब वहां किसान को मिलेगा दाम तब उसकी सफलता मानी जाएगी। तो मेरा ये निवेदन है सर कि मार्केटिंग कमेटी का सिस्टम जो किसान का शोषण समाप्त करने के लिए लाया गया था, आज सरकारी लाइसेंस के माध्यम से बैठे हुए बिचौलिए और व्यापारी सरकारी कानून के अधिकार से किसान का शोषण कर रहे हैं। इसके विपरीत आपको किसानों की अपनी मंडी जिसमें किसान सीधा आकर बिना बिचौलिया के बेच सके, ये हमारे कहने से चंद्रबाबू नायडू ने किया था सर हैदराबाद में, रायतू बाजार बनाकर। मैं वहां 6 घंटे लगाए, मुझे याद है 1 अप्रैल 1999 को बिना बताए गया था कि मैं मंत्री हूं। उपभोक्ता को 50% कम पर सब्जी फल मिलता था और उत्पादक को 50 से 60% दाम ज्यादा मिलता था। क्या कारण है कि आपका किन्नू आज 7 और 9 रुपए और दिल्ली में 70 से लेकर 125 रुपए किलो बिक रहा है दर्जन? ये कैसा अन्याय है। तो इस व्यवस्था को भी बदलने की आवश्यकता है। उसकी डिटेल आपके आदेश से सर हम वर्कआउट कर देंगे, आप उसमें निर्णय ले सकेंगे, ऐसा मुझे आशा है। एक समस्या सबसे बड़ी सर, हरित क्रांति तो कर दी, परंतु उस हरित क्रांति के जिसको अंग्रेजी में डिलीटीरियस इफेक्ट कहते हैं वो आज इतने कॉन्स्पिक्वस हो गए हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है, हम नाइट्रोजन ठोके जा रहे हैं। गाय और भैंस के दूध में तो छोड़ दीजिए, मां के दूध में भी डीडीटी का गामा रेजिड्यू 4.2 ppm था सर, जबकि इंटरनेशनल कोडेक्स की लिमिट 0.05 है, जितना होना चाहिए उससे 84 गुना, 84% नहीं 84 गुना। उससे कितना कैंसर हो रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, अंतड़ी खराब हो रही है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, गाउट हो रहा है, अरिथ्राइटिस हो रही है। किसानों का चिकित्सा और दवा के ऊपर कितना बिल बढ़ रहा है। और विडंबना इस बात की है कि राष्ट्रीय आय में दवा और चिकित्सा को जोड़कर राष्ट्रीय आय बढ़ाई जाती है। ठीक तो ये होता कि इन चीजों के कारण जो बीमारियां और दवा के ऊपर खर्च बढ़ा है उसको नेगेटिव एक्सपेंडिचर मानकर राष्ट्रीय आय में से उसको घटाना चाहिए, तब आप जीडीपी आएंगे। आप तो सर अमेरिका में रहे, अमेरिका का जनरल अकाउंटिंग ऑफिस मिलियंस ऑफ सैंपल्स, लाखों करोड़ों सैंपल जमीन के हर साल उठाकर ये जांच करता है कि इसमें से जिंक, फॉस्फेट, मोलिब्डेनम, सल्फर, बोरॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश, ये जो 16-17 न्यूट्रिएंट्स हैं कितने कम हुए, और उनकी कीमत लगाकर एग्रीकल्चर जीडीपी में से घटाकर जब एग्रीकल्चर जीडीपी निकाली जाती है। हमारे देश में तो किसान उस जमीन का पेट खाली करते जा रहा है, आप उसे प्रोडक्शन का उपदेश देते जा रहे हैं, उसका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, उसका खर्चा भी बढ़ रहा है, आमदनी भी घट रही है। तो क्या ये उसके ऊपर भी चेक लगाने की जरूरत है और उसको ठीक किया जा सकता है, ये मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं। वो तब होगा जब आप इंटीग्रेटेड क्रॉप मॉडल्स लाएंगे, लाइव स्टॉक उसके साथ होगा, ऑर्गेनिक मैटर सारी जमीनों से खत्म हो रहा है, उसमें जब तक गाय भैंस और पशुओं के गोबर को मिलाकर और क्रॉप रेजिड्यूज को डालकर ऑर्गेनिक मैटर को वापस नहीं लाएंगे तो 25 से 30 साल बाद मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, वैज्ञानिकों के बताए अनुसार पंजाब की सारी धरती बांझ हो जाएगी, यहां सब पैदा होना बंद हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਨੀਮਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਾਡਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਜੇ ਫੀਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। एक होर भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि कुछ डिजीज़ है जो लाइफ स्टॉक तो ह्यूमन से जाती तो ह्यूमन से लाइफ स्टॉक जाती तो ये इन्वायरमेंट भी खास तौर इतने कंसर्न हो जाता है। तो बड़ा जरूरी है कि एक वन हेल्थ कॉन्सैप्ट ग्लोबली आया है जिथे वैटनेरियन तो एनिमल साइंटिस्ट ह्यूमन डॉक्टर तो इन्वायरमेंटलिस्ट इकट्ठे बैठ के ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਨਵੀਂ ਇਮਰਜਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ इनिशिएटिव करने चाहिए। एक होर भी असी कंडी एरिया हर्बस के बड़े अवेलेबिलिटी है, अच्छी कुछ छोटे जे ट्रायल भी किए हैं कि हर्बल मेडिसन खास तौर वैटनरी किमें यूज़ कर सकते हैं तो किमें वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकते हैं, बड़ा स्कोप है।
ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਦੀ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 60 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਕਟਰ ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਕਾ ਜਿੰਦੇ ਸਪਾਈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਉੱਥੇ ਵਧੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ 2014 ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3-3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 3-3 ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ। ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੋਇਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਗਰੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਵਾਫਰਸ ਆ ਉਹ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਏ ਕਰੋ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਵਾਟਰ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1509 ਵਰਾਇਟੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਦਾ, ਪਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ। ਉਹ ਤੇ ਦੈਟਸ ਏ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ will help us save a lot of water, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵਾਟਰ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਲਾਹਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਮਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ। 3 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਹੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ CACP ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵ ਮਿੱਥਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ CACP ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨਾ ਵਧੇ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਨਾ ਵਧੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। तो मेरी बेनती है बादल साहब, ये मुद्दा भारत सरकार को उठाओ, किसान नूं सिर्फ ते सिर्फ उहदी कॉस्ट वर्कआउट करके, साइंटिफिकली कॉस्ट वर्कआउट करके उहदे विच कुछ मुनाफा जोड़ के दे दिता जाए, ताकि वह अपना परिवार पाल सके, उन्होंने भी इंसान समझा। आखिरी बात यह है कि मैं ड्रिप के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे खेत में पूरे फार्म में ड्रिप है। ड्रिप क्यों जरूरी है? ड्रिप आपको कैंसर से बचाती है, ड्रिप आपको बीमारी से बचाती है। क्यों, कैसे बचाती है? ड्रिप से जब हम पानी देते हैं तो वो पानी उसकी जड़ में जाता है, और जब जड़ में जाता है तो पूरा पेड़ जो है फल फूलता है, वेस्टेज उसमें बिल्कुल नहीं होता है। और जब हम फैला के खाद डालते हैं तो जब फैला के खाद डालते हैं हम, तो जो उसके नजदीक में जाता है पेड़ के पास, तो वो उस पेड़ तो उसको ले लेता है, पर बाकी जो जहां फसल नहीं है, पौधा नहीं है, वहां वो पेड़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो अपना जमीन में जाता है पानी के माध्यम से, और हमारा पानी बेकार कर रहा है, हमारा वायुमंडल बेकार कर रहा है। मेरा सभी साइंटिस्ट लोगों से निवेदन यह है कि यदि अपनी जान की रक्षा करनी है, ड्रिप इरिगेशन मस्ट है। अब ड्रिप इरिगेशन से फायदे कितने हैं? ड्रिप इरिगेशन से मेरे यूपी में 24 टन गन्ना पैदा होता है। वहां ड्रिप नहीं है बागपत में, वहां 24 टन गन्ना पैदा होता है, और मेरे फार्म हाउस में 60 एकड़ में ड्रिप लगी है, मेरा 60 टन का एवरेज आया है। और मैं गन्ने का फोटो भी दिखाना चाहता हूं। 25 फुट गन्ना मेरे खेत में हुआ है, 25 फुट, वो केवल ड्रिप की वजह से है। तो ड्रिप हमको हमारी प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ाता है, हमारे को कैंसर से बचाता है, क्योंकि उसमें खाद बेकार नहीं होता है। ਸਮਿਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਆਈਟੀਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ 62 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਲ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। I was here in Mohali just a few weeks ago during the Progressive Punjab Summit, and I'm really happy to say that within just a few short weeks, under the able leadership of the Chief Minister and the Deputy Chief Minister, the administration of Punjab has organized and ensured that everything which needed to be done to ensure ITC's investment in a mega food park, food processing park and logistics hub in the state of Punjab has already happened. I'm also happy to announce that tomorrow our team will be here and all formalities will be over, and we will start the process of construction of the food park and the food processing park very shortly. On behalf of ITC, I would like to thank the Chief Minister and the Ministry and the Government of Punjab. ਅੱਜ FCI ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 25 ਤੋਂ 40% ਲਾਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। तो जे प्राइवेट सैक्टर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਊ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਝੋਨਾ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਧਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ।
तो मेरा ये मानना हैगा कि प्राइवेट सैक्टर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਓ। तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 300 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ 4000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹ ਲਾਡੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਫਾਰਮਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ प्रोडक्ट्स नवी इनोवेशंस और शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस जी है वो की जाएगी। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह की लीडरशिप इस समय पंजाब ने ली है, एक कहावत है जहाँ चाह वहाँ राह, मुझे लगता है कि यहाँ पे चाहत है और यहाँ पे जो कृषि की समस्याएं हैं उसका समाधान जरूर निकलेगा। मैं सिर्फ एक चीज़ की गुजारिश करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि एग्रीकल्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसमें जब कभी भी प्राइवेट सेक्टर की बात आती है तो काफ़ी इमोशनल डिस्कशन होता है और इमोशनल डिस्कशन इस तरह का होता है कि एग्रीकल्चर तो जो है वो किसानों की बात है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का रोल होना चाहिए तो देश की कंपनियां होनी चाहिए, विदेशी कंपनियों का योगदान नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हम सभी लोग मिलके अपनी एग्रीकल्चर को, अपने किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। और एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सेंटर पॉलिसी और स्टेट पॉलिसी की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। सेंटर की पॉलिसी कुछ बोलेगी, स्टेट का इंटरेस्ट अलग होगा। तो चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा ये अनुरोध है कि सिर्फ जो यहाँ पे काम हो रहा है उसको तो जारी रखें, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी बहुत एफिशिएंट है, लेकिन कुछ जगहों पे हमें आपकी सहायता की ज़रूरत होगी जहाँ पे सेंटर पॉलिसी को भी इस लायक बनाना पड़ेगा जिससे काम आगे बढ़ सके। तो आपसे गुजारिश है कि उस दिशा में भी अगर आपकी हेल्प रहेगी तो मेरा कमिटमेंट ये है, ना सिर्फ मॉन्सेंटो के बिहाफ पे, मैं बीज इंडस्ट्री की तरफ से आपको वादा करता हूँ कि हम किसानों के लिए अच्छे से अच्छे बीज, अच्छी से अच्छी तकनीक देंगे जो किसानों की बदलती हुई क्लाइमेट के लिए बिल्कुल सूटेबल होंगे और हम आगे से आगे ऐसे बीज लाते रहेंगे जो किसानों की ज़रूरत को पूरी तरह से उनकी समस्याओं को चैलेंजेस से मीट करने के लिए हेल्प कर सकें। कि फार्मर जिहड़ा है ਜਾਂ फार्मिंग जो है सारे देश की ते पंजाब की बड़े क्राइसिस विच दी टप रही है और इनू जो हल करने वाले है इस प्रॉब्लम नू वो इस क्राइसिस नू समझ नहीं रहे, समझ के ध्यान भी नहीं दे रहे। जे उन्हां चों कोई समझदा है तो अणगौला कर इनू ध्यान नहीं दिंदा, जिहदा कारण ऐसा ऐसा जिहड़ी ये बीमारी छोटी सी अज कैंसर का रूप तैयार कर दिता, कर लिया। बीमारी समझ भी गए हैं, ठीक है। अपने खेतीबाड़ी यूनियन के प्रधान साहब ने, राजेवाल साहब ने कहा कि मरीज तो बहुता नहीं पूछा गया। राजेवाल साहब तुसीं तो रोज़ ही मैनू मिलते रहते हो तो तुहानूं पुछदा भी रहना, तुसीं दसदे ही रहंदे, तुहाडीआं सलाहां ते अमल भी करते रहने। तो मैं आप खेतीबाड़ी करदा, बड़े पुराने जद्दी साडा काम ही खेतीबाड़ी। पॉलिटिक्स तो मैं दा ही लग गया, पॉलिटिक्स दा ही लगता हुंदा है, लेकिन ये भी बहुत मेहनत करनी पैंदी है। जिवें खेतीबाड़ी तुसीं आखदे मेहनत है, पॉलिटिक्स भी बहुत मेहनत करनी पैंदी। मैं भी सरपंची तो शुरू होया सा, हौली हौली ब्लाक समति का चेयरमैन बनया, फिर MLA बनया, फिर वजीर बनया, फिर मुख्यमंत्री बनया, तो पंजवीं बन गया। पहला सब तो छोटी उम्र का मुख्यमंत्री सा, हुण सारे दुनिया हिंदुस्तान सब तो वड्डी मुख्यमंत्री का बनया। मेरा मैं अपना कोई बायोग्राफी नहीं दसना चाहता, लेकिन मेरा मतलब मेहनत, तुसीं किसान ने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसका फल तुहानूं नहीं मिले। हुण असीं तां ही इत्थे शुरू कीता सी कि खेती वास्ते आवाज़ उठाइए सारे देश ते दुनिया। दो गल्लां हुंदियां थोड़ियां, एक है आमदन ते दूजा है खर्च। आमदन भी उन्हां दे हत्थ च है ते खर्च भी उन्हां दे हत्थ च है। भावें खेतीबाड़ी का महकमा जिहड़ा वो स्टेट सबजैक्ट सी जो विधान बनाया, लेकिन हौली हौली ये सेंटर ने अपने हत्थ च ले लिया। तो जो थोड़े भाव मुकर्रर करने होंगे आमदन दे, जां थोड़े
ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਭਾਅ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਰਿਵਾਜਨ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਭਾਅ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਦੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਸਕਿਲਡ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਮਾਹਰ ਵੇਖੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਕਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 45-45 ਹਜ਼ਾਰ ਉਪੜਿਆ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਜੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੀ ਮਿਲਣ, ਚੰਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 20 ਕਰੋੜ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, 25 ਕਰੋੜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2% ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਜੇ GDP ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 2% ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਲਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ, ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਤਕੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਗਰੈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ। ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਰਤਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। 80% ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ 20% ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਫਿਰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲ ਬੀਜਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਲੈਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਐਨਰਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਦਿਨੇ 8-7 ਘੰਟੇ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 70% ਹੈ ਸੋਲਰ 'ਤੇ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ 70% ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ,
ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪ ਵੀ ਬਦਲੋ। ਯਾਰੀ ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾੜ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕਣਾ ਗਲਤ ਵੀ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਕੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਰ ਕੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੀ, ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ, ਹਰ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ 4 ਦਿਨਾਂ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਸਲੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।